नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे एनसीईआरटी बुक की, जो क्लास फोर्थ की है ईवीएस की। अभी तक हम लोगों ने क्लास थर्ड को कवर किया, अब फोर्थ को कवर कर रहे हैं। फोर्थ में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 तक कवर कर लिया था, जो कि था नानी के घर तक। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बदलते परिवार, जो अपना चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले जो लोग वीडियो नहीं देखे क्लास थर्ड की या फोर्थ की, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपना चैप्टर नंबर 9 जो है बदलते परिवार, ठीक है। इसमें हम लोग पहले की तरह जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसी को देखेंगे, ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर नहीं करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको देखते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, हाईलाइटेड पॉइंट है अध्यापक के लिए। इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ, कक्षा में प्रत्येक बच्चे को अपने अनुभव बताने का अवसर दें। मतलब कि आपकी कक्षा में जितने बच्चे हैं उनके अपने अनुभव साझा करने को कहें। उनका जो अपना अनुभव किसी चीज़ के, किसी काम को करने का, कोई भी चीज़ हो सकता है, वो जो उनका अनुभव है उसको बताने का उनको मौका दे, अवसर दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इससे क्या होगा ना कि बच्चों में एक तो झिझक खत्म होगा टीचर के प्रति या किसी के सामने बोलने के प्रति, और उनको जब अपने अनुभव को शेयर करेंगे तो बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेगी आपको और तमाम बच्चों को। चलिए आगे देखते हैं, मेन मेन चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग नीचे देख रहे हैं, कई डायग्राम दिए गए हैं, देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखिए एक टॉपिक है अध्यापक के लिए, बदलाव जिंदगी का हिस्सा है। इन बदलावों का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस चर्चा को संवेदनशील से करें। जैसे ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत परिवार टूटते बिखरते जुड़ते हैं, तो ये जो बदलाव होते हैं इसका जो बच्चों पे गहरा असर पड़ता है। कोई परिवार टूट गया या किसी में लड़ाई हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो बच्चे बहुत ध्यान से चीज़ों को नोटिस करते हैं और इनका जो होता है बच्चों के ऊपर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। इसलिए इन चीज़ों को जो होता है बहुत संवेदनशील होकर बच्चों के साथ चर्चा करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लिखा हुआ है अध्यापक के लिए, बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर और बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़के के लिए 21 वर्ष है। इस पर यदि आवश्यक हो तो चर्चा करवाई जा सकती है। इसमें बताया गया है जो लड़की की उम्र होती है शादी करने की, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और जो लड़के की होती है कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ऐसा हमारे संविधान में रूल बनाया गया है। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ जगह पे बच्चों की शादी जल्दी करवा दी जाती है, बाल विवाह करवा दी जाती है। ठीक है, तो ये कानून के बारे में बताया गया कि लड़की की उम्र जो होती है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल की होनी चाहिए। ठीक, और इसमें लिखा है यदि आवश्यक हो तो चर्चा करवाई जाए। नहीं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको सभी को जानना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया है। आगे कुछ नहीं, अपना चैप्टर नंबर 9 यहीं पे ख़त्म है। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 10। ये देखिए डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा खेल है। जैसा कि लग रहा है कि ये कबड्डी है। जी हाँ, ये कबड्डी ही है। ठीक है, ये अपना चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है हुतुत्तु हुतुत्तु। कबड्डी को ही हुतुत्तु हुतुत्तु बोलते हैं। कई जगह पे एक ही खेल के अनेक प्रकार के नाम होते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी है, ये कभी पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, वो देखिए, उसको समझाते हैं। तुम इस खेल को किस नाम से जानती हो? पहला नाम है चेडुगुड्डू, हुतुत्तु, हडुड्डू, छू किटकिट, कबड्डी या कुछ और। तो देखिए ये कबड्डी के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, जैसे कि चेडुगुड्डू, हुतुत्तु। ठीक है, तो एक खेल के अनेक प्रकार के नाम हो सकते हैं, इसमें ये चीज़ बताया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या समझाया है। यहाँ पे लिखा हुआ अध्यापक के लिए, इस खेल से बच्चों का ध्यान इस ओर खींचे कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं ताकि सभी काम सही ढंग से हों।
हमारे आपस में मतभेद और झगड़े भी होते हैं और हम इन्हें सुलझाते भी हैं। जैसा कि किसी भी खेल में रूल्स रेगुलेशन होते हैं, नियम कानून होते हैं, उसके तहत हम लोग उस चीज़ों को खेलते हैं। ठीक, कितने प्लेयर होने चाहिए, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक, वो उस खेल के नियम है। ठीक, वैसे ही हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में कुछ नियम होते हैं। कोई काम करने का, खाना खाने का तरीका होता है, किसी से बात करने का तरीका होता है, पढ़ने का तरीका होता है, स्कूल जाने का तरीका होता है, तमाम चीज़ें हैं। नहाने का, खाने पीने से लेके हर चीज़ों का एक तरीका होता है, एक कानून होता है। ठीक, कानून मतलब एक नियम होता है सही ढंग से चीज़ों को करने का। यहाँ पे लिखा हमारे आपस में, जैसे घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम रिश्ता ही ख़त्म कर लें। नहीं, इसे सुलझाना भी होता है। ठीक, तो ये चीज़ इसमें बताया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है अध्यापक के लिए कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति व वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं, इस पर चर्चा करवा सकते हैं। जैसा कि किसी भी स्कूल, कोचिंग, कॉलेज कहीं भी हो, तो वहाँ कई प्रकार के, कई जाति धर्म के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आमतौर पे दिखाई तो देता है ये चीज़ें, लेकिन हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। वही कहा है कि इस पर चर्चा करवा सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलकर देखो कितनी बार बोल पाओगे। एक बार ये चीज़ें कोशिश करके देखनी चाहिए कि हम सांस रोक के कितनी बार कबड्डी कबड्डी बोल सकते हैं। क्या कबड्डी खेलते हुए भी इतनी बार ही बोल पाते हैं? मतलब कि अगर हम खेलते हैं तो क्या इतनी ही बार ही बोल पाते हैं, या इससे कम, या कोई अंतर ज़्यादा? ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे फिर एक पॉइंट लिखा हुआ, अगली बार जब भी कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि आँख, हाथ और पैर का कितना ज़बरदस्त तालमेल रखना होता है। जैसे इसमें चीज़ें बहुत ध्यान से खेलनी पड़ती, हाथ का भी, पैर का भी, कहीं से कोई हमें टच ना करे, और आँखों का तो है ही, वो कॉन्टिन्यूस देखना पड़ता है। ठीक है, मॉनिटर करना पड़ता है। तो इसमें एक साथ सारी चीज़ें आपके शरीर के काम करती है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे एक पॉइंट और है, यहाँ पे लिखा हुआ है कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे खो खो खेल में होता है, छूने से आउट होते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा खेल है जिसमें छूने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हुआ खो खो। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या है। कबड्डी में श्यामलाल के बीच की लाइन छूने से सब आउट हो गए थे। ऐसे कौन कौन से खेल है जिनमें बीच की लाइन का महत्व होता है, तो इसके बारे में लिखना है। ठीक है, इसमें चर्चा करनी है। दूसरा, कबड्डी के खेल में कितने प्लेयर होते हैं? तो कबड्डी के खेल में टोटल 12 प्लेयर होते हैं, लेकिन एक साथ जो खेलते हैं वो 7 प्लेयर खेलते हैं। बाकी को रिजर्व में रखा जाता है कि अगर कोई आउट होगा तो उसकी जगह पे, या अगर आउट हो गया तो फिर वहाँ पे उसमें से जो रिजर्व है उसमें से एक जाएगा खेलने के लिए। टोटल जो होते हैं 7 एक बार में खेलते हैं। तो ये भी चीज़ें ध्यान देने लायक है। चलिए यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कर्णम मल्लेश्वरी। इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है, क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? वेट लिफ्टर है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम का वजन उठा लेती हैं। ठीक, सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखिएगा, हो सके तो इसे कहीं नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, ये कब से वेट उठाने लगी थी? तो इनकी उम्र 12 साल की थी। ठीक, अब ये कितना वेट उठा लेती हैं? तो 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। ठीक, कहाँ की रहने वाली हैं? तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं।
कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? तो वेट लिफ्टर है। इनके पापा कौन थे? तो पुलिस हवलदार थे। कर्णम ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते? तो 29 मेडल जीते। उनकी 4 बहनें भी हैं, रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। तो यहाँ से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये इनकी तीनों बहनों की कहानी है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। ये फोटो है 3 बहनों की, ज्वाला, लीला और हीरा। ये कहाँ रहती है? मुंबई में रहती हैं। जैसा कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं, ये कहाँ रहती है? मुंबई में रहती हैं। तीनों कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती है, हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी, कौन सा खेल खेलेंगी? छीना झपटी वाला खेल, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ, तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। ऐसा पहले के ज़माने में लोग सोचते थे। इस वजह से लड़कियों को ये खेलों से दूर रखा जाता था और उन्हें ये खेल खेलने नहीं दिया जाता था। आगे लिखा हुआ, कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे। कबड्डी खेलने के लिए छोटे कपड़े पहने जाते हैं। इस वजह से इसमें लिखा हुआ है कि लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे, इसलिए भी ये खेल खेलने से मना किया जाता था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इस वजह से ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए अब देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 11, जो कि है फुलवारी, ठीक है। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई होगी? फूलों के बारे में। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा कि अपना पहला लाइन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लिखा हुआ है, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। क्वेश्चन आता है, फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो इसका जवाब हो गया उत्तराखंड में। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस वजह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। हम लोग मेन चीज़ें पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। पूरा चैप्टर हम लोग को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक पेंटिंग दिख रही होगी, जो कि हाथ से बनाई जाती है और नेचुरल रंगों से बनाई जाती है। देखिए ये पेंटिंग है, यहाँ पे है, ये चारों हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है। लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को मधुबनी, मतलब कि ये जो डिज़ाइन आपको दिखाया गया है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में एक जगह है जिसका नाम है मधुबनी। बिहार में एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी, इस वजह से इसका नाम मधुबनी चित्रकला पड़ा। लिखा हुआ है, त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन पे इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र जो होते हैं वो पिसे हुए चावल के घोल व रंग मिलाकर बनाए जाते हैं और ये रंग भी खास तरह के होते हैं। जैसे कि देखते हैं ये खास तरह के रंग कैसे होते हैं, उसको देखते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग, चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। इसमें खास बात यह है कि जो इसके कलर होते हैं वो नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे चावल को हल्दी में रंग दिया जाता है, ठीक है, नील से रंग दिया जाता है, फूल, पेड़ के जो कलर होते हैं उनको यूज किया जाता है। और ये काफ़ी पेंटिंग फेमस पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। तो ये कहाँ है? तो ये बिहार के मधुबनी जिले की फेमस पेंटिंग है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है अध्यापक के लिए। लिखा हुआ है कि बच्चों को नक्शे में उत्तराखंड ढूंढने के लिए प्रेरित करें। ऐसा करने से बच्चों को दिशा का ज्ञान होगा कि हाँ, हमारा उत्तराखंड किस दिशा में है, कहाँ पे है, किस राज्य से सटा हुआ है। ये तमाम बातें बच्चों को जानने को मिलेगा और समझने का मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। लिखा हुआ है फूलों की दुनिया। देखिए कई प्रकार के फूल हैं, अड़हुल के हैं, गुलाब के हैं,
सूर्यमुखी है, गेंदे का है, ठीक है। इस तरीके से कई फूल हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फूलों के इस्तेमाल के बारे में। यहाँ लिखा है इतने सारे इस्तेमाल, खाए भी जाते हैं फूल। क्या आपको पता है फूल खाए जाते हैं? नहीं पता है तो आइए अब इनको जान लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूल की सब्जी, किसके? कचनार के फूल की सब्जी बहुत पसंद है। तो जो कचनार की फूल की सब्जी बनती है वो कहाँ बनती है, किस राज्य में बनती है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक, एनसीईआरटी के तौर पे। ठीक, अब आगे देखते हैं और कौन कौन से फूल की सब्जी खाई जाती है। केरल में जो होती है इस फूल की, किस फूल की सब्जी खाई जाती है? तो केले की फूल की सब्जी बनती है। ठीक, महाराष्ट्र में किसकी? तो सहजन के फूलों की पकौड़े बनती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछी हुई हैं अपने सीटेट में, तो इनको ध्यान से समझते रहिएगा। प्रदेश में किस चीज़ के फूल? तो कचनार के फूल, और केरल में केले के फूल, और महाराष्ट्र में सहजन के पकौड़े बनते हैं। ठीक है, उनके फूलों के पकौड़े बनते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग दवाई में भी होता है। ठीक है, बताया गया तुम्हारे यहाँ गुलाब जल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? तो दवाई में होता है, मिठाई में होता है, लस्सी में होता है, बहुत से चीज़ों में होता है। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और है, खुशबू और रंग। जैसे कि लिखा हुआ है बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं, उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखते रहिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए दादी है और पोती है, तो कुछ बातें हो रही, कुछ नुस्खे बनाए जा रहे हैं, उसको देखते हैं। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं क्या दिया गया है उसको समझते हैं। दादी माँ के नुस्खों को समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशे में भर लो, इसमें कुछ बूंद नींबू की डालो, इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। तो ये दादी माँ के जो है नुस्खे हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, गुलाब जल का प्रयोग बता रही हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है, ये देख लीजिए, ये भी पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अपने उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के बारे में बताया गया है। कन्नौज जिला किस लिए फेमस है? तो इत्र के लिए फेमस है। जो इत्र बनते हैं वो अपने कन्नौज जिले में बनते हैं। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं। मतलब कन्नौज के जो अगल बगल के ज़िले हैं उनसे फूल भर के ट्रकों में लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए होते हैं। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो इत्र के लिए फेमस है। चलिए अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, उसको समझते हैं, वो क्या है। अध्यापक के लिए बच्चों को नक्शे में उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र ढूंढने को कहें। बच्चे को बताएं कि इत्र फूलों को शुद्ध आर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे मानचित्र में बच्चों को कहा गया है कि खोजने के लिए, बताने के लिए कहाँ पे है। तो जैसा कि मैं बार बार समझाता हूँ कि इससे बच्चे को जो होता है दिशा का ज्ञान होता है, और उनको पता लगता है कि हाँ मानचित्र में अपना उत्तर प्रदेश या केरल, महाराष्ट्र कहाँ पे है, कितनी दूरी पे, कैसे है, किस डायरेक्शन में, बहुत सी जानकारियाँ बच्चों को प्राप्त होती है। और बच्चों को ये बताना चाहिए कि जो फूल की खुशबू होती है, जो फूल का इत्र होता है, वो शुद्ध आर्क होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं और क्या बताई गई हैं इस चैप्टर में। तो लगभग सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ये अपना एक लास्ट पॉइंट है, इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ें बताया है। अध्यापक के लिए बच्चों को नज़दीक से फूलों को देखने के लिए प्रेरित करें। फूलों को अलग अलग गुणों जैसे रंग, पत्तियां, गुच्छेदार या खुले इत्यादि के आधार पर सामूहिकरण करने में मदद करें। बच्चों को बताएं कि अलग अलग प्रकार के जो पौधे होते हैं उनसे अलग अलग फूल निकलते हैं, उनकी पत्तियां अलग होती हैं। जैसे गेंदे की पत्ती अलग है, उसका फूल अलग है, गुलाब की पत्ती अलग है, उसके फूल अलग है। ठीक है,
गुड़हल के फूल अलग है, उसकी पत्तियां अलग है। मतलब उनका एक एक चीज उनको दिखाएं और वर्गीकृत करते चलें ताकि बच्चे उन चीज़ों को पहचान सके। ठीक। या अपने घर में पेड़ पौधे लगे हों तो उससे दिखा सकते हैं, नहीं तो नर्सरी में दिखा सकते हैं, स्कूलों में दिखा सकते हैं, जहाँ भी हो बच्चों को सामने से देखने के लिए प्रेरित करें। तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 11 ख़त्म होता है। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस चीज़ को समझा दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ये दूसरों तक भी शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।